हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे और जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में का मैं शॉर्ट सा रिवीजन करा दूं। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। तो वेक्टर का इंट्रोडक्शन हमने किया था कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर होते हैं वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। फिर हमने वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब है ये देखा था। दो वेक्टर्स की इक्वालिटी से हमारा क्या मतलब है ये देखा था हमने। इसके अलावा कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर क्या होता है, और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ किया जाए तो उसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अगर आप लोगों ने ये अभी तक कवर नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को देखो, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ये उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude as well as direction for their complete representation are called vectors। और इसमें इंपॉर्टेंटली हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर्स फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम बेसिकली इसी स्टेटमेंट को समझेंगे कि आखिर इस स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। इससे हमारा मतलब क्या है, हम इसी चीज को देखेंगे आज, ठीक है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन काफी डिफरेंट है जो हम रेगुलर अभी तक तुमने एडिशन सीखा होगा, जो स्केलर्स का एडिशन होता है। तो स्केलर का एडिशन सिंपल है। स्केलर एडिशन में क्या होता है कि 2 + 2 हमेशा 4 होता है। वेक्टर एडिशन में जरूरी नहीं है कि कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो उसको हम एक और क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 2 है उसमें ऐड करें। तो एक्चुअली में वेक्टर एडिशन 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उनका डायरेक्शन। तो यही चीज हमें आज अंडरस्टैंड करनी है कि आखिर वेक्टर एडिशन किस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। एसएच वेक्टर एडिशन काफी सिंपल है, ज्योमेट्री यूज करता है और ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन से सारे वेक्टर को समझाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में फर्स्ट प्रिंसिपल है जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो तुम पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो और फिर सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करो। जैसे ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो से किया जाता है। ये हेड है, ये टेल है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि एक वेक्टर तुमने ड्रॉ किया, दूसरे वेक्टर को ड्रॉ किया जाएगा फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हुए। तो दूसरा वेक्टर जो है वो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब अगर मैं फर्स्ट वेक्टर की टेल से
सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, तो ये जो तीसरा वेक्टर है जो हमने ड्रॉ किया है इसको ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर R है जो हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर देगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों तरीके से ये हमें वेक्टर एडिशन दे देगा। तो फिर से सिंपल सा काम है, पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करो, फिर दूसरे वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करो। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से हमने जो ज्वाइन किया जिससे ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, इसको जो ये R वेक्टर बना ये हमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दे देगा। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, ट्राइंगल बनाने का काम करना है। अब इसमें जो चीज हमें सीखनी है कि ठीक है, ड्रॉ करके तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मुझे A का मैग्नीट्यूड दिया गया हो, B का मैग्नीट्यूड दिया हो गया हो और A और B के बीच का एंगल दिया गया हो, मैं तुम्हें याद दिलाऊं लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि A और B को इस तरीके से हेड और टेल ज्वाइन करते हुए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो A और B के बीच का एंगल थीटा जो है वो यहां पे दिखाई देगा, है ना, ये वाला नहीं दिखाई देगा। तो मैं अंदर से आवाज आएगी ये होना चाहिए, ये नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन के बीच का एंगल है। A का डायरेक्शन है इधर, B का डायरेक्शन है इधर, तो एंगल जो है वो आएगा ये वाला, है ना। तो यहां पे ये थीटा जो है वो है मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर मुझे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दे रखा हो, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो हम किस तरीके से एडिशन या जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकें और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। हमने बात की थी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस एरो की लेंथ। और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो अगर मुझे ये एंगल अल्फा मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि भाई आर वेक्टर कहां है, आर वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाते हुए है। ठीक है ना। चलो तो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूं। तो ये हमारा ए वेक्टर है, इसमें हमने बी को ऐड किया तो बी वेक्टर हमारा ये बी वेक्टर आ गया और इनको ज्वाइन करते हुए अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करूंगा कि हमारे पास कुछ सिमुलेशंस हैं जिससे ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो सकती हैं कि किस तरीके से वेक्टर एडिशन वर्क कर रहा होता है। जैसे हम यहां देखें तो एक सिंपल सी सिमुलेशन है। तो इसमें देखो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे बी वेक्टर ड्रॉ कर रखा है। तो अब अगर मुझे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट निकालना है तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल ज्वाइन करते हुए मैंने ड्रॉ किया। तो ये वेक्टर जो है, जो ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर रहा है, ये हमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दे देगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स दे देगा। अब देखो अपने आप तुम समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो रिजल्टेंट बढ़ जाना चाहिए, जो तुम देख सकते हो कि अपने आप रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। अगर मैंने बी को बढ़ाया तो भी रिजल्टेंट वेरी करेगा। तुम देख सकते हो कि अगर मैं ए और बी के बीच के एंगल को वेरी करूं तो भी रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी।
तो इस तरीके से वेक्टर एडिशन काम करता है। तो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से क्या है, मैंने ए के हेड से बी की टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया, ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। अगर मैंने कोई भी वेक्टर का एंगल चेंज किया तो रिजल्टेंट की वैल्यू हम देख सकते हैं चेंज होती रहेगी, और अगर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी ऑब्वियसली रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है ना। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर मुझे एंगल दे दिया जाए ए एंड बी के बीच में और इनके मैग्नीट्यूड दे दिए जाए तो मैं किस तरीके से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपल, जैसा मैंने बोला, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे। तो इनका नामकरण कर देते हैं, इसको हम ओ बोल देते हैं, इसको हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको T बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B जो मुझे पता है, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो हम ट्रायंगल PQT को लेके चले और इस ट्रायंगल में cos थीटा फाइंड आउट करें। तो cos थीटा आ जाएगा PT अपॉन PQ। अच्छा, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उस चीज को मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि देखो OP जो लेंथ है वो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ A बता रहा है, जिसको मैं सिंपली A से रिप्रेजेंट कर लूंगा। PQ जो है वो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B बता रहा है, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर लूंगा। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे OQ फाइंड आउट करना है, क्योंकि OQ जो है वो R का रिजल्टेंट बता रहा है। ठीक है ना। और मैं ये अल्फा फाइंड आउट करना चाह रहा हूं ताकि मुझे डायरेक्शन पता चल जाए। ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि PQ इज B का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा PT अपॉन B विच इज cos थीटा। तो यहां से PT आ जाएगा मेरे पास B cos थीटा। ठीक है। इसी ट्रायंगल में sin थीटा फाइंड यूज करें हम, तो sin थीटा अगर फाइंड आउट करें तो वो आएगा हमारे पास QT। तो QT अपॉन PQ। ठीक है। PQ का मैग्नीट्यूड कितना है, B। अभी हम देख रहे हैं PQ क्या बता रहा है, B का मैग्नीट्यूड। तो यहां से QT मिल गया मुझे B sin थीटा। ठीक है। तो PT मिल गया, QT मिल गया। तुम सोचो क्यों निकाला, हमने इसलिए निकाला क्योंकि मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है OTQ। अब इस OTQ राइट एंगल ट्रायंगल में R जो है वो हाइपोटेन्यूज है और ये OT बेस है, TQ परपेंडिकुलर है। तो मैंने अब TQ की लेंथ निकाल ली, PT की निकाल ली, तो अब मुझे ये पूरी लेंथ मिल गई है। तो इसीलिए मैं एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूं, कौन सा, OTQ। तो OTQ मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस लगाएं तो हमें समझ में आएगा कि OQ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना, OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। तो OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। अब OT स्क्वायर को मैं डिवाइड कर सकता हूं कितना, OP प्लस PT। तो OP प्लस PT स्क्वायर, और TQ हमें पता है इसलिए स्क्वायर से छोड़ देते हैं। ठीक है ना। OP फिर से देखो, OP जो है वो A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, PT क्या है, B cos थीटा है, QT क्या है, B sin थीटा है। ये सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास A प्लस PT जो है वो हमने निकाला है कि B cos थीटा है, और TQ जो है वो B sin थीटा है। और OQ देख लो, OQ जो है वो मुझे R का मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो मैंने यहां पे R स्क्वायर लिख लिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो स्क्वायर कर लें हम, यहां पे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B प्लस 2AB, तो प्लस कहां गया,
प्लस 2ab cos थीटा आ गया यहाँ पे। तो ये वाला टर्म आ गया और यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अलग से रखा हुआ है। हम क्या देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म को एक साथ ले लिया जाए तो a स्क्वायर और b स्क्वायर में ये कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि देख के तो हमें खुशी हो जानी चाहिए क्योंकि ये क्या आ गया 1। तो मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मुझे r स्क्वायर दे रहा है। ये हमें याद रखना है, या तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई तुम्हें a पता है, b पता है और थीटा पता है तो तुम r फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया रिलेशन आ गया। ये हमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दे देगा, उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अल्फा निकालना चाह रहा हूं। अल्फा पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि a से कितने एंगल पे है ना। तो फिर से इस बड़े वाले ट्राइंगल में ही देखो कि अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो वो QT अपॉन OT हो जाएगा। तो हम tan अल्फा निकालें तो ये QT अपॉन OT हो जाएगा। OT को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, OP प्लस PT, OP प्लस PT, ठीक है ना। तो हम अब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। QT हमने सॉल्व किया, QT जो था वो b sin थीटा था, PT जो था b cos थीटा था और OP जो है वो a का मैग्नीट्यूड है। तो हम सबको पुट अप कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो इसको यूज करके हम अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर मुझे अल्फा और r मिल गया तो कंबाइंडली मुझे एंगल पता चल गया r कितना बना रहा है a के साथ और मैग्नीट्यूड पता चल गया, मेरा काम बन जाएगा। चल रहा है। तो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं हमारे लिए जो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू देंगे और एंगल देंगे। यहां से क्लियरली तुम देख सकते हो कि देखो अगर स्केलर होता, a की वैल्यू होती 2, b की वैल्यू होती 2, तो आंसर क्या आता हमेशा 2 + 2 4। बट तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, cos थीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। इसीलिए वेक्टर काफी डिफरेंट तरीके से ट्रीट होते हैं कंपेयर टू स्केलर, ठीक है। तो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो एक तरीका जो है, एक बड़े इंसान ने बोला कि तुम ट्राइंगल बना लो और तुम्हें वेक्टर का एडिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरे बड़े इंसान ने देखा कि जरूरी नहीं है ट्राइंगल बनाए, हम एक और काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो उस बड़े इंसान ने क्या बोला, दूसरा लॉ दिया हमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लॉ है तो आंसर अलग अलग आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बस ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है कि तुम ऐसे भी निकाल लो, तुम ऐसे भी निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर वही आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि तुमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरे वेक्टर को, अब यहां पे ट्राइंगल में क्या करते थे हम, इसके हेड से टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करते थे। यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे दूसरे वेक्टर को इसके टेल से ही ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करेंगे। तो बी वेक्टर को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। अब जैसा कि नाम है पैरेललोग्राम, तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मानते हुए अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, पैरेललोग्राम पता है सबको, बचपन में पढ़ा होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसलिए अगर दो साइड तुम्हें पैरेललोग्राम की पता है तो तुम कंप्लीट कर सकते हो।
इसके पैरेलल खींचते जाओ, यहां से इसके पैरेलल खींचते जाओ, जहां पे ज्वाइन कर जाए वहां हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ए और बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किए टेल से टेल ज्वाइन करते हुए। अब इन वेक्टर के जहां से मैंने ज्वाइन किया है, ये वाला अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल मुझे आर वेक्टर देगा, और ये जो आर वेक्टर है वो मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ मेरी बात? ठीक है ना? तो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि तुम फ्री वेक्टर्स को विदाउट रोटेट करे ट्रांसलेट कर सकते हो स्पेस में, है ना? तो मैं क्या करूं कि अगर इस वेक्टर को मैं उठा के यहां पे बना दूं, ये ऑब्वियसली पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहां ले आऊं तो ये सेम आर वेक्टर तुम्हारा ट्राइंगल की थर्ड साइड बन जाएगा। इसीलिए कुछ अलग नहीं है इसमें। मैं फिर से तुम्हें सिमुलेशन से दिखाऊं, उसमें मैं मूव कर सकता हूं वेक्टर को। देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इसको मैंने हेड से ज्वाइन करते हुए टेल ज्वाइन करते हुए वेक्टर बनाया। पैरेललोग्राम वाले इंसान ने क्या किया है, इसको उठा के उसने यहां पे रख दिया और बोला कि इनको ज्वाइन करते हुए पैरेललोग्राम बना लो, और ये डायगोनल जो है वो तुम्हें ये रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। अरे इसमें तो इसीलिए दोनों लॉ से आंसर सेम ही आएगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा। पैरेललोग्राम में ऐसे कर लिया हमने, और अज्यूम करो यहाँ पे डॉट 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 इस तरीके से पैरेललोग्राम बना हुआ है। ट्राइंगल लॉ में क्या है कि इस वाले वेक्टर को हम यहां रख देते हैं तो ट्राइंगल बन जाता है, और फिर से मुझे ये सेम आ जाता है। इसीलिए दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है नहीं। इसीलिए मैं विदाउट डेरिवेशन जो चीज बात बोल सकता हूं कि देखो, अगर तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर पता है, तो तुम आर जैसे हमने पहले फॉर्मूले ड्राइव किए हैं एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो इस केस में भी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम निकाल सकते हो √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो मैं ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा अगर फाइंड आउट करना है तो फिर से सेम फॉर्मूला आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। सेम फॉर्मूले हमारे वैलिड रहेंगे ऑब्वियसली, है ना? कुछ अलग नहीं, सिर्फ दो अलग तरीके से काम करने का तरीका है, आंसर सेम आना है। अरे यार समझ में? ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें थर्ड लॉ और होता है जो दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए होता है, उसको और हम पढ़ लेते हैं और फिर इनको कंपेयर करते हैं। एक चीज यहां पे समझ लो, इस फॉर्मूले में लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो, ए जो है वो मैंने वो वेक्टर माना है जिसके साथ मैं अल्फा एंगल ले रहा हूं। अगर तुम इसको बी बोलोगे और इसको ए बोलोगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यहां पे ए और बी रिप्लेस कर दो। तो देखो, इस फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूले पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। यहां पे ए आ जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा। अरे इसमें तो तुम ऐसे समझ लो कि मैं ए किसको बोल रहा हूं, जिसके साथ मैं अल्फा एंगल निकाल रहा हूं, वो मेरा ए है फॉर्मूले के हिसाब से, दूसरा वाला बी है ना? इसको बी बोल लूं तो फॉर्मूला में जहां पे ए दिख रहा है वहां बी आ जाएगा, और जहां पे बी दिख रहा है वहां पे ए आ जाएगा। तुम कुछ और नाम देना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसको पी बोलूं, इसको क्यू बोलूं, तो पी वो है जिसके साथ मैं एंगल अल्फा फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है? चलो, तो मैं बोल रहा था कि एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन जो एक्चुअली में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना। एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जैसा कि मैंने अभी बात करी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं हम, एक वेक्टर को ड्रॉ करो और उसके हेड से ज्वाइन करते हुए दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेक्टर ड्रॉ करने थे तो बात खत्म हो गई। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये ट्राइंगल बना गया जो कि एक पॉलीगन ही है, और ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को जनरलाइजेशन से हमें पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन मिल जाता है। कैसे मिलता है कि तुम्हें लेट से दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, लेट से 4 वेक्टर ऐड करने हैं, तो तुम क्या करो, उन चारों वेक्टर को, पहला वेक्टर ड्रॉ किया तुमने, दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया तुमने, दूसरा वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट वेक्टर से हेड से ज्वाइन करते हुए, हेड से टेल ज्वाइन करते हुए, है ना। अब तीसरा वेक्टर सेकंड वेक्टर के हेड से टेल ज्वाइन करते हुए तुमने तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया। चौथा जो भी तुम्हारा वेक्टर है उसको तुमने थर्ड वेक्टर के हेड से टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया, और ये 4 वेक्टर तुम्हें मिल गए। अब तुम्हें इन चारों वेक्टर का एडिशन चाहिए, तो तुम क्या करो, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये जो आर वेक्टर मिलेगा तुम्हें, ये आर वेक्टर मुझे इन चारों वेक्टर का एडिशन दे देगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अरे तुमने, तो तुम देख सकते हो ट्राइंगल लॉ को ही एक्सटेंड कर दिया है। तुम स्टिल बोलो कि सर नहीं मैं नहीं पसंद आ रहा, ऐसे कैसे हो गया, आप कह जा रहे हो। तो देखो फिर से इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करके मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। कैसे, देखो यहां पे मैंने एक और वेक्टर यहां से ड्रॉ कर लिया, इस वाले वेक्टर को हम बोल लेते हैं R1 वेक्टर। फिर यहां से इस वाले वेक्टर को मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, जिसको बोल देते हैं R2 वेक्टर। अब देखो जैसे मैंने R1 वेक्टर ड्रॉ किया है उसके हिसाब से A वेक्टर प्लस B वेक्टर R1 वेक्टर होना चाहिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन से। पहले वेक्टर को ड्रॉ किया, उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया है, तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम क्या बोल सकते हैं कि R1 वेक्टर जो है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर है। अब तुम्हें खेल समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं। अब देखो R1 वेक्टर के हेड से ऐसा हम समझ सकते हैं कि C को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया है, तो फिर से अगर मैं R1 और C और R2 में देखूं तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन फॉलो कर रहे हैं। R1 के हेड से C ड्रॉ किया है और R2 जो है वो R1 की टेल से C के हेड को ज्वाइन कर रहा है। तो फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करके मैं बोल सकता हूं कि R2 वेक्टर जो है वो A वेक्टर नहीं, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर के बराबर है। फिर मैं वही बात करूंगा कि देखो R2 वेक्टर के हेड से D वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया गया है, तो ये जो R वेक्टर है ये R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर को बता रहा है। तो R वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर को बता रहा है। अब तुम्हें दिख रहा है, R1 को यहां रिप्लेस कर दूं तो ये A प्लस B प्लस C वेक्टर दे रहा है मुझे, और यहाँ पे R2 को रिप्लेस कर दूं तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर मुझे दे रहा है R वेक्टर। अरे इसमें इसको फिर से विजुअलाइज करना है
तो हम सेम सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं कि इसमें क्या करें। देखो अब इसमें मैं एक सी वेक्टर और उठा लाऊं, तो इस सी वेक्टर को हम फिर से इसके हेड से टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे 3 वेक्टर बने और ये रिजल्टेंट अपने आप क्या बन गया, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके बन गया। अरे इसमें कोई भी वेक्टर अगर मैं चेंज करूंगा तो अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें कोई फॉर्मूले नहीं होते, ये बस ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं जहां पे यूज होगा। अदरवाइज 2 से ज्यादा वेक्टर इन्वॉल्व होंगे तो हम ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ही बार बार यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या कंपोनेंट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या करना है। हम कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं ताकि हमें और थोड़ा आइडिया लगे, है ना, एडिशन के बारे में। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जाए कि तुम्हें आर वेक्टर है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तुम्हें दिया गया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी है। तो फाइंड आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड अल्फा इफ थीटा जो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है इज इक्वल टू, इसमें हम पार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में थीटा जब 0 डिग्री है तब सॉल्व करो, एक बार जब थीटा 90 डिग्री है तब सॉल्व करो, एक बार जब थीटा 180 डिग्री है तब सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज कर करके, और इवन फॉर्मूले नहीं यूज करने तो तुम सिंपल ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से तुम्हें दिखा देता हूं, हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, थीटा 0 डिग्री है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है, ये तो उनको हम ऐसे ही छोड़ दें, और थीटा की जगह हम 0 लिख लें, तो ये cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मैं, तुम देख रहे हो बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस फॉर्मूले को। ये किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो आर स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर रूट ले लिया तो आर जो है वो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी। अरे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, उससे पहले मैं एक बार tan अल्फा और निकाल लूं। tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। फिर से थीटा 0 रख दूं तो तुम्हें दिख रहा है कि ये 0 ही हो जाना है। दिख रहा है, sin थीटा 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 आ जानी है। तो tan अल्फा 0 का मतलब है अल्फा जो है वो 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में रिजल्टेंट a प्लस बी है और अल्फा 0 डिग्री है। ये मैथमेटिक्स कह रही है। हम सिंपल ज्योमेट्री से भी इस बात को समझ सकते थे कि दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होने का मतलब है कि वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से तुम्हें दिखाऊं तो अगर मैंने ए वेक्टर ज्वाइन किया, बी वेक्टर पैरेलल है, और मेरे को ड्रॉ कैसे करना है, इसके हेड से ज्वाइन करते हुए, तो यहां मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया। तो अब आर वेक्टर इस टेल को इस हेड से ज्वाइन करना है, तो इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहिए मुझे, पर मैं दिखाने के लिए ऊपर ड्रॉ कर देता हूं कि ये जो है ये मेरा आर वेक्टर बनेगा, जहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर की लेंथ
प्लस बी वेक्टर की लेंथ के बराबर होना चाहिए। और जो एंगल है आर और ए के बीच में, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, क्योंकि आर पैरेलल है क्लियरली, तो एंगल 0 होना चाहिए। ये हम यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो विजुअलाइजेशन तो हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है वो ये है कि ये देखो, दो वेक्टर का ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर दो फिक्स मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और थीटा अगर तुम वेरी कर सको, तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रिजल्टेंट की, वो a प्लस बी ही हो सकती है। अरे इसको तुम मैथमेटिक्स से समझ सकते हो, वरना ज्योमेट्री से समझ सकते हो कि देखो मैथमेटिक्स में r क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब भी थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा तब r की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, जब एंगल 0 डिग्री हो। इसीलिए ये r की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अरे सुन में, इसको देखो तुम्हें ज्योमेट्री से देखना है तो मैं फिर से सिमुलेशन की हेल्प लेता हूं। देखो इसमें c को हटा देते हैं हम। देखो अब इसका मैग्नीट्यूड बनाते हुए अगर मैं वेरी करूं एंगल को, तो तुम देखो जितना मैं छोटा एंगल करता जाऊंगा उतना रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है। और जब मैं इनको पैरेलल बनाता हूं तो मैं ऐसे दिख नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया गया है। अरे इसमें तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की। तो याद रखेंगे इस बात को। खुशी को कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया है कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। और ये कब आती है, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलो ये बात हम याद रखेंगे। चलो बड़े हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस देखें। जब थीटा जो है वो 90 डिग्री है, मतलब ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने ये 3 एंगल जानबूझ के लिए हैं क्योंकि ये चीजें तुम्हें याद रखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैंने ये 3 एंगल जानबूझ के लिए हैं। तो थीटा 90 डिग्री देखें तो फिर से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो आएगा मेरे पास a स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं हम, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा। थीटा 90 डिग्री रख दिया जाए तो आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r जो है वो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है कहां जा रही है चीज, है ना। बट एक बार मैं फॉर्मूले फिर से यूज कर ही लेता हूं। tan अल्फा के लिए फॉर्मूला है मेरे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। थीटा 90 डिग्री है तो आ जाएगा b sin 90 डिग्री अपॉन a प्लस बी cos 90 डिग्री। cos 90 होता है 0, sin 90 होता है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास b बाई a। समझ में आ रहा है। ये फिर से मैं ज्योमेट्री से ये दोनों रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता था। कैसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। तो a वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसके हेड से ज्वाइन करते हुए मैंने इस तरीके से b वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो r वेक्टर जो है वो ये होगा, क्योंकि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो तुम देख सकते हो कि सिंपली r जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। इसमें मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं, और ये एंगल जिसको हम अल्फा बोलते हैं, उस tan अल्फा को हम देख सकते हैं सिंपली b अपॉन a। तो b अपॉन a आ गया। यही चीज हमें मैथमेटिक्स दे रही है, ठीक है।
तो फिर से ये मैंने जानबूझ के सॉल्व किया, ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें हम इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट के लिए हमने एंगल जो है वो 180 डिग्री ले रखा है। ठीक है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो -1 होती है, इसको यूज करेंगे। तो फिर से मैं आर स्क्वायर निकालूं तो आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 आएगा। -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी जाना पहचाना आ गया है ना, ये भी तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्या आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो r जो है वो a माइनस बी आ गया। बट गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो, ये a माइनस बी नहीं आएगा, a माइनस बी का मॉडुलस आएगा। ये चीज मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं किसी चीज का अंडर रूट ले रहा हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे मॉडुलस लगाना जरूरी है। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मैथमेटिक्स में सिखाई जाएगी वो ये है कि अगर स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हो तो वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स आती है, एक्स नहीं आती है, क्योंकि अगर इसमें b बड़ा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा ना अगर मैंने मॉडुलस नहीं लगाया तो इसलिए मॉडुलस लगाना बहुत ही जरूरी है। इसको थोड़ा और डाइसेक्ट करें, बट उससे पहले मैं tan अल्फा निकाल लूं। tan अल्फा फिर से है मेरे पास b sin थीटा, थीटा है 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब फिर से sin 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 आएगी। tan अल्फा 0 आ गया, तो एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो सकती है। ये दो एंगल क्यों बोल रहा हूं मैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं उसमें समझो। फिर से मैं ज्योमेट्री की हेल्प लेता हूं इसमें। तो अगर तुम्हें ए और बी वेक्टर को ऐड करना है और एंगल है 180 एंगल होने का मतलब है कि वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है। रेज में तो अब अगर मैं ए वेक्टर ड्रॉ करूं और सिचुएशन में पहले ले रहा हूं जब ए जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज बी से बड़ा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, बी एंटी पैरेलल है, तो इसके ऊपर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं ऊपर कर देता हूं, दिखता रहे ताकि एंटी पैरेलल है, तो ये बी वेक्टर मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। तो अब आर वेक्टर का मतलब है कि इसकी टेल को इससे हेड से ज्वाइन करना, तो ये मेरा आर वेक्टर है। तो इस केस में तुम देखोगे कि आर वेक्टर की वैल्यू a माइनस बी के लेंथ के बराबर होगी। देख सकते हो ना आर की लेंथ कितनी होगी, a माइनस बी के बराबर। और अभी r और a पैरेलल है, इसलिए एंगल जो है वो 0 डिग्री है। बट ये चीज वैलिड नहीं रहेगी कब, जब b बड़ा हो। b बड़ा है, अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो देखो a मैंने ड्रॉ किया, अब b a से बड़ा है और एंटी पैरेलल है तो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा। बट b का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो ये क्रॉस कर जाएगा, ऐसे बनेगा। अब मुझे इसकी टेल से इसका हेड ज्वाइन करना है, तो मुझे r जो है वो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो r की जो लेंथ होगी वो b माइनस a होगी, और अब r a के एंटी पैरेलल है तो अल्फा एक्चुअली में 180 डिग्री होना चाहिए। अरेंज में तो इसीलिए r जो है वो a प्लस a माइनस b हो सकता है, b माइनस a हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है। अगर a बड़ा है तो ये a माइनस b होगा और एंगल 0 होगा, और अगर b बड़ा है तो ये b माइनस a होगा और एंगल 180 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात?
ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। जो एक और चीज समझेंगे वो ये है कि ये जो वैल्यू आई है रिजल्टेंट की, जो वैल्यू है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये मिनिमम वैल्यू है। जो तुम देख सकते हो कि क्योंकि ये एंटी पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आ रहा है। या तुम फॉर्मूले से समझो, मैथमेटिक्स से समझो कि देखो मैथमेटिक्स में r जो है वो हमारा बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा के। तो जब कॉस ऑफ थीटा मिनिमम होगा तो r मैक्सिमम होगा, और कॉस ऑफ थीटा मिनिमम कितना होता है? -1। कब होता है? जब एंगल 180 हो। इसीलिए ये r जो आ रहा है a माइनस बी मैग्नीट्यूड, ये मिनिमम है। तो r की जो मिनिमम वैल्यू है वो a माइनस बी के बराबर होती है, और कब आती है? जब एंगल 180 डिग्री हो। अरे इसमें तो इस चीज को, और जो मैंने मैक्सिमम समझाया उस चीज को समझ के बहुत बढ़िया तरीके से हम एक समरी देख लें कि वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू लेता है a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू लेता है a माइनस बी, जो भी बड़ा हो उसके हिसाब से। तो रिजल्टेंट की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन एंगल वेरी करती है a प्लस बी से लेके a माइनस बी के बीच में, और मैक्सिमम कब लेता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है, और मिनिमम कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। मतलब जब पैरेलल है तो सिंपली तुम a प्लस बी कर सकते हो, जब एंटी पैरेलल है तो a माइनस बी करोगे। ये मेरी पूरी समरी है एडिशन की, जिसको सिंपल एग्जांपल में तुम्हें फिर से बताऊं कि अगर r जो है वो a प्लस बी है, तो अगर a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो r की वैल्यू 3 से लेके 1 के बीच में, 3 समझ में आ रहा है? 1 प्लस 2, 1 समझ में आ रहा है? 2 माइनस 1। तो r की वैल्यू a प्लस बी से लेके a माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो r की वैल्यू 3 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन थीटा, एंगल बिटवीन a एंड b। अरे इसमें तो स्केलर में, स्केलर अगर होती है क्वांटिटी और वैल्यू 2 एंड 1 दे रखी होती तो वैल्यू हमेशा 3 आती। वेक्टर में वैल्यू 3 सिर्फ एक केस में आएगी, इन वन केस ओनली, और वो कोई केस कौन सा है? जब ये वेक्टर्स पैरेलल हो, थीटा जब 0 हो, वरना वैल्यू a माइनस बी भी आ सकती है। अरे इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो होपफुली इससे क्लैरिटी आ गई होगी तुम्हें कि a प्लस बी क्या हो रहा होता है। हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एक्चुअली में, जो हमें याद रखने हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम और कर सकते हैं वो ये है कि देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस बार तुम्हें दे रखा है a, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है a। तो दो इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसे दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड इक्वल। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वही इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका डायरेक्शन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। किस केस में? इफ पहला केस जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 60 डिग्री है, जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा 120 डिग्री है, और जब थीटा 180 डिग्री है। ठीक है ना? ये पांचों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। तुम कहोगे कि सर अभी तो 0 सॉल्व किया, अभी तो 90 सॉल्व किया, अभी तो 180 सॉल्व किया है, दोबारा की क्या जरूरत है? सही बात है, कोई इश्यू नहीं है।
अब मुझे इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने रिजल्ट याद किए, तो मैं बोला भी मैंने याद रखने हैं, उनको यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं इनको दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा। तो जैसे थीटा जो है वो 0 डिग्री है, अभी हमने थीटा 0 डिग्री के लिए देखा कि थीटा जब 0 डिग्री होता है तब रिजल्टेंट जो है वो, थीटा जब 0 डिग्री होता है तब रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी आता है और अल्फा 0 आता है। तो मैं सीधे इसका आंसर लिख सकता हूं कि देखो सर, रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी आना चाहिए, मतलब 2a आना चाहिए, और एंगल जो है वो 0 आना चाहिए। इसको ज्योमेट्री से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि एक वेक्टर है a लेंथ का, दूसरा वेक्टर पैरेलल है a लेंथ का, है ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a प्लस a 2a लेंथ का आएगा, पैरेलल आएगा, 0 डिग्री आएगा, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। इसीलिए मैं जल्दी से थर्ड पहले सॉल्व कर देता हूं, दो केसेस को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। थर्ड केस, जब एंगल 90 है तो मैंने अभी दिखाया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सीधे इसको यूज कर लेता हूं विदाउट मैथमेटिक्स यूज करे, कि अभी वेक्टर क्या है 90 डिग्री है, तो अगर ए वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जो है वो ये आएगा, है ना। और अब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, क्वेश्चन ही बोल रहा है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि ये तो एंगल 45 ही आना है, ये एंगल 45 ही आना है, क्योंकि ये 90 है और लेंथ सेम है। और रिजल्टेंट जो है, पाइथागोरस लगा लूं तो रिजल्टेंट जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, तो ये अंडर रूट 2a स्क्वायर आएगा, a बाहर आ गया, ये a रूट 2 आ जाएगा, अल्फा 45 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी याद रखने हैं, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखने हैं कि 90 डिग्री पे रिजल्टेंट a रूट 2 एंगल 45। 180 वाला और जल्दी से सॉल्व कर दूं मैं, जो फिफ्थ केस है मेरा, जब थीटा 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री पे मैंने बताया कि रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आएगा और वो a प्लस बी के बराबर होगा, तो ये a माइनस a 0 के बराबर होगा, और अल्फा 0 या 180 हो सकता है, बट यहां पे तो 0 हो गया, तो ये नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, तो इस केस में डायरेक्शन नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड और फोर्थ को मैं सॉल्व करता हूं। सेकंड में मैंने बोला थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को लें और सॉल्व करें, आर स्क्वायर निकालें, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी से, ये a स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड भी a, और यहाँ 2a और थीटा कितना 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आ गया 2a स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 3a स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो आर जो है अंडर रूट ले लो, तो समझ में आ रहा है कितना आ जाएगा a रूट 3, ठीक है ना। और tan अल्फा निकाला जाए तो tan अल्फा जो है वो आएगा मेरे पास b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन 60 अपॉन a प्लस बी कॉस 60, तो ये आ जाएगा a साइन 60 होता है रूट 3/2, a प्लस a कॉस 60 होता है हाफ, नीचे एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा a रूट 3/2 अपॉन कितना 3a/2, ये कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, तो ये रूट 3/3 आया, जिसको ऑब्वियसली मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√3 लिख सकता हूँ। ये मेरी tan अल्फा की वैल्यू आई, तो यहां से अल्फा आ गया
30 डिग्री। एक्चुअली में तुम्हें मैं यही बता दूं, मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। कैसे? ज्योमेट्री देखो, अगर मैंने, देखो मैं पैरेललोग्राम लगाता हूं, या ट्रायंगल से भी समझ सकते हो कि देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज करता हूं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ये डायगोनल जो है ये मेरा आर वेक्टर होना चाहिए। बट बात समझो, अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड ये सेम है तो अब ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं हुआ, ये क्या बन गया? ये रोम्बस बन गया। रोम्बस पता है तुम्हें, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रोम्बस बन गया। और रोम्बस के केस में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। इसलिए जब इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा हमेशा θ/2 के बराबर ही आएगा। इसीलिए यहां पे थीटा कितना है? 60, अल्फा कितना आया? 30, θ/2 के बराबर आया। आना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रोम्बस है। अरे इसमें चलो लास्ट और सॉल्व कर देते हैं, याद रखना है रिजल्ट फिर से। एंगल 60 तो a√3, अल्फा तो अब तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर के लिए, है ना। लास्ट फोर्थ और सॉल्व कर देते हैं हम, जिसमें थीटा मैंने 120 डिग्री लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ओरली क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसमें क्या होगा कि रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड स्क्वायर निकालते हैं हम, वेक्टर जो निकाल रहे हैं। तो ये फिर से फॉर्मूला तो वही है, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो a² + 2a cos 120, ठीक है ना। ये आ गया 2a² मिलके, और ये आ गया 2a² और cos 120 होता है -1/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बात समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है। ये आ जाता है a² के बराबर। मतलब इस केस में रिजल्टेंट भी जो वेक्टर हैं, यहां पे क्या था, a और b दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड a के बराबर था, और यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी a के ही बराबर आ गया। तो समझ रहे, दो इक्वल वेक्टर 120 पे अगर एक्ट करें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उनके ही बराबर आ जाता है। अल्फा के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अल्फा तुम, अब मैंने तुम्हें खेल सिखा दिया कि अल्फा कितना आ जाना है, θ/2। तो अल्फा कितना आ जाना है? 60। बेसिकली इसको मैं ज्योमेट्री से दिखा सकता हूं, तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं, पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, ट्रायंगल करते हैं। तो यहां पे अब अगर मैं a वेक्टर ड्रॉ करूं, b वेक्टर के साथ है एंगल 120, तो ये b वेक्टर जाएगा इधर, क्योंकि ये 120 होना चाहिए ना, ये वाला एंगल 120 होना चाहिए। तो b वेक्टर ड्रॉ होगा इधर। मैग्नीट्यूड है इनका सेम, तो ये लेंथ सेम है, और ये r सेम है, ये आ रहेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 60 डिग्री, ये साइड दोनों सेम, तो ये सारे एंगल 60 हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली में इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो देखो यहां से सिंपल दिख रहा है मुझे, एंगल कितना आना है? 60, ये अल्फा है मेरा, और r का मैग्नीट्यूड कितना आना है? इक्विलेटरल है तो सबका a है, तो इसका भी a रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे कि किस एंगल पे दो वेक्टर एक्ट करें कि उनका इक्वल वेक्टर एक्ट करें कि उनका रिजल्टेंट जो है वो उसके ही बराबर, ठीक है। तो इससे इन सारे पांचों रिजल्ट को, और पहले के तीनों रिजल्ट, ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको हमें समझ लेना है। तो होपफुली तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट पॉइंट में समझा देता हूं
जो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से आ जाता है कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर हैं और वो इस तरीके से हैं कि वो पॉलीगन कंप्लीट कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और इनको मैं हेड से टेल ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया और ये डी ए के टेल से आके ज्वाइन कर गया, तो तुम्हें समझ में आ रहा है आर वेक्टर जो है वो जीरो मैग्नीट्यूड का हो गया। तो इसीलिए अगर ये पॉलीगन कंप्लीट हो गया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर मिलके जीरो वेक्टर बना रहे हैं या नल वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है ना? इसको ऐसे याद रख लेना, ये काफी जगह यूज होता है, लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये वही चीज है ना? तो इफ वेक्टर्स मेक्स क्लोज्ड polygon then their resultant is 0, ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें दिख जाएगा। मतलब यहां से एक चीज और तुम रियलाइज कर सकते हो कि अगर तीन वेक्टर को लूं तो उन तीन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो फोर्थ वेक्टर के अपोजिट वाला वेक्टर होगा, माइनस डी वेक्टर होगा। जैसे ये मैं समझा देता हूं, देखो अगर इसी केस में मैं पूरा वेक्टर ना ड्रॉ करके, लेट से ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये इधर सी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर आता, और ये आर वेक्टर तुम यहां से देख सकते हो कि डी वेक्टर का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ये बात तुम यहां से देख सकते हो या मैथमेटिक्स से देख सकते हो कि देखो मुझे यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और अगर मुझे पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज 0, तो इस रिलेशन से मैं देख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर शुड बी माइनस डी वेक्टर। तो ये आर वेक्टर यहां से और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि आर वेक्टर शुड बी माइनस डी वेक्टर। अरे इसमें तो एक वेक्टर हटा दिया जाए, चार वेक्टर है, ऐड होके 0 बन रहे हैं, अगर एक वेक्टर हटा दिया जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो जो वेक्टर हटाया है उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। तो फोर्स के क्वेश्चंस में तुम्हें दिखेगा कि 4 फोर्स लग रहे हैं बॉडी इक्विलिब्रियम पे, एक फोर्स हटा दिया तो एक्सेलरेशन निकालो, तो बाकी 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो जो फोर्स हटाया है उसका इक्वल अपोजिट होगा, ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, इस चीज को हम याद रख सकते हैं। चलो, तो दैट कंक्लूड हमारा एडिशन। जो आज हमारा टारगेट है वो है सब्ट्रैक्शन और कंप्लीट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और हमें समझना है, और फिर हम आज की क्लास कंक्लूड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को सीखने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमने ये ट्रायंगल एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सीखे हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन कुछ बड़ी बात नहीं होती। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, लेट्स से इसको क्यू वेक्टर बोलते हैं, तो तुम क्या बोलो कि देखो मेरे को एडिशन आता है, तो अगर मैं ए में ऐड कर दूं क्या माइनस बी, तो मेरा काम बन जाएगा। और याद करो लास्ट लेक्चर को, माइनस बी का मतलब है बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम। अरे इसमें तो देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर, थीटा लेट से एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज कर रहा हूं। बट अगर मुझे यहाँ पे बी नहीं ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है, माइनस बी ऐड करना है। तो बी अगर इधर है तो माइनस बी इसके एंटी पैरेलल होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। सेम लेंथ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, सेम लेंथ अपोजिट डायरेक्शन। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इनको ज्वाइन करता हूं, इनको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मानते हुए मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे को क्यू वेक्टर देना चाहिए, वेयर क्यू वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब ए माइनस बी वेक्टर। आया समझ में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में भी मुझे कुछ निकालने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मान लूं कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है और ए और माइनस बी के बीच में एंगल फाई है। ऑब्वियसली मैं यहां से देख सकता हूं कि फाई जो है वो 180 माइनस थीटा है। बट अगर मैं फाई के टर्म में ही बात करूं तो फाई इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, और इनको ही तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो एडिशन वाले फॉर्मूले लगा सकता हूं मैं। तो उसके हिसाब से क्यू स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होना चाहिए। और ये जो रिजल्टेंट है वो a के साथ जो एंगल बना रहा है, जिसको लेट्स से अभी के लिए मैं बीटा बोल दूं, तो ये जो बीटा एंगल है ये मेरा अल्फा वाले फॉर्मूले से आ जाना चाहिए। तो मैं tan बीटा के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं b cos फाई अपॉन a प्लस बी साइन, उल्टा लिख दिया मैंने, b साइन फाई अपॉन a प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट जनरली हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा होता है और उनके बीच में एंगल दे रखा होता है, तो हम थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे ये फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा है, इस रिलेशन को मैं यूज कर लूं। तो इस सेम फॉर्मूला में मैं क्या कर सकता हूं कि ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह लिख लूं मैं 180 माइनस थीटा, फाई की जगह लिख लूं 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस cos थीटा आ गया तो माइनस 2ab, 2a हो गया है, 2ab cos थीटा आ जाएगा, ये मेरा q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं याद रख सकता हूं सीधे, तो मुझे सीधे ए बी थीटा पता है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, या तुम्हें ऐसे याद रखना है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे याद रख सकते हो। बीटा के एंगल को भी चेंज कर लेते हैं, तो tan बीटा आया है b sin फाई अपॉन a प्लस बी cos फाई, फाई की जगह फिर से मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो tan फाई आ जाएगा b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin जो है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास b sin थीटा अपॉन a, ये माइनस cos थीटा है तो a माइनस b cos थीटा, ये मेरा tan बीटा आ जाएगा।
तो ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे ज्यादा कुछ चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा हम और थोड़ा इसको समझें। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं और कुछ और चीज समझेंगे हम। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम ए और बी को ज्वाइन करते हुए बनाओगे तो तुम्हें, जब तुमने ए और बी को एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो ये जो डायगोनल है ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर मुझे ए प्लस बी देता है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आया हो कि सर दूसरा डायगोनल क्या करेगा फिर, तो आंसर है कि दूसरा डायगोनल जो है वो सब्सट्रैक्शन देगा। कैसे? देखो यहां पे ये वाला वेक्टर जो है वो क्यू वेक्टर है। अब तुम देखो अगर इस क्यू वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो एक्चुअली में ये क्यू वेक्टर जो है वो यही बन जाएगा। तो टेल से टेल ज्वाइन करते हुए अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं तो उस टेल से ओरिजिनेट होने वाला डायगोनल ए प्लस बी देता है और दूसरा वाला डायगोनल ए माइनस बी देता है। ऐसे मतलब कि सर लग नहीं रहा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। यहां से ध्यान से देखो, बी के हेड से ज्वाइन करते हुए मैंने क्यू को ड्रॉ किया है और अब बी की टेल से क्यू के हेड को ए ज्वाइन कर रहा है। तो तुम यहां से देख सकते हो कि बी प्लस क्यू शुड बी ए, तो मतलब क्यू शुड बी ए माइनस बी, ऐसे समझ सकते हो। अरे इसमें तो अब ज्यादा हमें लोड नहीं है, सिंपल सी चीज हमें समझनी है कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर अगर ये है और अगर मैं इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं, है ना, कंप्लीट कर दूं तो ये जो डायगोनल है ये मुझे आर वेक्टर देगा और ये वाला डायगोनल जो है वो मुझे क्यू वेक्टर देगा। ठीक है ना? अब ये रिजल्ट अगर तुम्हें समझ में आया तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी हम समझ सकते हैं। एक तो चीज तुम यहां से ये समझ सकते हो कि देखो दो वेक्टर को ऐड करना विद एंगल थीटा और दो वेक्टर को ऐड करना विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 माइनस थीटा, वो सब्ट्रैक्ट करने के बराबर होता है। ठीक है ना? और जो चीज यहां से देखो, अगर तुम्हें ये डायगोनली समझ में आ रहा है तो देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम यहीं से देख सकते हैं कि देखो अगर थीटा 90 से छोटा है मतलब एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा और यहां पे आर का मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा रहेगा क्यू से। तो अगर थीटा एक्यूट है तो एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूस है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या होने वाला है कि पैरेललोग्राम जो मैं ड्रॉ करूंगा अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। और अब इस केस में अब अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं इसको तो ये कुछ ऐसा आना है, तो तुम्हें दिख सकता है आसानी से आंखों से कि रिजल्टेंट ये आना है और क्यू वेक्टर ये आना है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस केस में क्यू बड़ा रहना है आर से
मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा रहना है, ए वेक्टर बड़ा रहना है, बड़ा 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 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अरे यार सुन में, ये चीज तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। एक और चीज जो तुम समझ सकते हो उसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाएगा। वो ये है कि फिर से मैं सेम टाइप का क्वेश्चन बनाता हूं कि तुम्हें क्यू निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, और क्यू जो है वो ए माइनस बी है। तो मैं ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है विच इज ए, एंड बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है विच इज बी। तो क्यू निकालो इफ थीटा 0 डिग्री है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा 90 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। तो तुम समझोगे कि देखो मैं मैथमेटिक्स यूज कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास फॉर्मूले हैं क्यू के लिए और बीटा के लिए, या मैं सिंपल से केस है अभी हमने देखे थे, मैं सिंपल सिर्फ ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री देख लेता हूं और तुम्हें बहुत आसानी से दिख जाएगा कि जब फर्स्ट केस है, जब थीटा 0 डिग्री है, तो तुम्हें ए और माइनस बी को ऐड करना है ना। इसको बहुत अच्छी से समझेंगे कि ए में ऐड करना है माइनस बी, है ना। तो अगर थीटा 0 है तो एक्चुअली में ए और बी जो है वो पैरेलल है। तो अगर मैं ए वेक्टर इधर ड्रॉ करूं और बी वेक्टर पैरेलल है तो माइनस बी एंटी पैरेलल होगा। तो जो क्यू वेक्टर आएगा वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाइज इस केस में ए माइनस बी के बराबर आएगा, रेज में। और ये कब? जब ए ग्रेटर देन बी है। कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। और अगर तो इस केस में एक्चुअली में 2 केस हैं, और इस केस में तुम बीटा देखोगे तो क्यू तो मिल गया तुम्हें, बीटा देखोगे तो तुम देख सकते हो कि और ए और क्यू पैरेलल है, तो बीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा केस जब बी बड़ा है, तो केस तो वही है, ए तुम ड्रॉ करोगे और बी पैरेलल है तो माइनस बी एंटी पैरेलल है। तो अब जो क्यू होगा वो ऐसा दिखाई देगा। तो अब जो क्यू का मैग्नीट्यूड है वो b माइनस ए के बराबर होगा, और ये एंटी पैरेलल हो गया अब ए के, तो अब बीटा जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। जो एक और चीज समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली देखो ये जो वैल्यू है वो क्यू की मिनिमम वैल्यू है। तो मैं अगर मिला के कंबाइंडली लिख लूं तो Q जो है वो इस केस में A माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो समझ में आ रहा है, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। और ये मिनिमम कब आ रही है? जब थीटा 0 डिग्री है, जब वेक्टर जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा, ठीक है। बीटा जो है वो 0 आएगा या 180 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है कौन छोटा है। 90 डिग्री के लिए मैं सॉल्व करूं, जब थीटा 90 डिग्री है तो सिंपल काम है, Q निकालना है तो मैं A में ऐड करूं किसको? माइनस बी को। तो अगर A वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाए, B ऊपर है तो माइनस बी नीचे आएगा, अगर B ऊपर है तो जो Q है वो मेरा ये आ जाएगा। बट है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही, तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि Q इस केस में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा, और tan बीटा जो है वो तुम देख सकते हो b अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, समझ रहे? माइनस नहीं, लेंथ लेनी। इसीलिए जैसे जो मैं ये तुम्हें केसेस बता रहा था
बड़े छोटे। इसमें थर्ड केस भी लिखा जा सकता है कि जब थीटा 90 डिग्री है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल बन जाएगा तो बोथ डायगोनल जो हैं, बोथ डायगोनल इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो R और Q का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B सेम रहेगा कब, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B के कब, जब थीटा 90 है। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा 90 है तो ये क्या है, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r भी कितना आया था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। थर्ड केस और देख लें हम, जब थीटा 180 डिग्री है तो अब वेक्टर एंटी पैरेलल है, बट फिर से तुम्हें a में b नहीं ऐड करना, माइनस b ऐड करना है। और a और माइनस b पैरेलल हो जाएंगे अगर a एंड b एंटी पैरेलल है तो। अरे इसमें तो फिर से मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करूं तो a वेक्टर इधर है, b एंटी पैरेलल है तो माइनस b पैरेलल ही हो जाएगा। और जो इनका q है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में q जो है वो a प्लस b के बराबर आ जाएगा, जो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और बीटा जो है वो इस केस में 0 आ जाएगा। तो टू समराइज, अगर हमें q वेक्टर के बाद में बात करनी है जो कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर है, तो वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर जो है वो a प्लस b से लेके a माइनस b तक कुछ भी हो सकता है। a प्लस b मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये कब आ रही है, जब एंगल 180 डिग्री हो, एंटी पैरेलल हो। और ये वैल्यू कब आएगी, जब एंगल 0 डिग्री हो। ये समरी है जो याद रखनी। मैं एडिशन की समरी यहां पे और लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंपैरिजन में याद रहे कि रिजल्टेंट भी a प्लस b से लेके a माइनस b के बराबर ही होता है। तुम कहोगे तो सेम हो गया, नहीं, ये जब होता है, ये कब होता है, जब वेक्टर पैरेलल हो। और ये कब होता है, जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो। और ये इसके अपोजिट है। अरे इसमें r वेक्टर क्या है, यहां पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो बहुत आसानी से तुम कुछ कुछ चीजें अगर यहां पे समझ में आ गई हो तो तुम समझ सकते हो। अगर जैसे मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें और समझाऊं कि a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिया गया है, कितना, लेट्स से a। अब अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए और तुम्हें एंगल दिया जाए 60, तो समझ लो सब्ट्रैक्शन जब एंगल 60 है ये करस्पॉन्ड करेगा एडिशन जब एंगल 120 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे इसमें तो 120 पे एडिशन और 120 पे एडिशन पे रिजल्टेंट क्या आता है, ए, बात खत्म होगी। एंगल कितना आएगा, जो बीटा है 60 डिग्री, बात खत्म। तो इस तरीके से तुम जो स्टार्टिंग के 5 रिजल्ट हम एडिशन में यूज किए वो तुम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब अगर मैं पूछूं कि एंगल 120 है, सब्ट्रैक्शन बताओ, तो तुम बोलोगे कि एडिशन कर लो 60 पे, और एडिशन अगर 60 पे किया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो √3 आता है सर जी, और एंगल जो है वो 30 डिग्री रहता है सर जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो, तो ये समरी है पूरा आज के लेक्चर की। इस चीज को अगर तुम समझ लोगे तो बात हमारी खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसको हम समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूं, सारी चीज को रिवाइज करा देता हूं
रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। हमने पहले एडिशन सीखा, एडिशन सीखा, उसके 3 लॉ सीखे हमने। पहला सीखा ट्राइंगल, मैं पैरेललोग्राम लिख देता हूं पहले। तो पैरेललोग्राम सीखा, जिसमें क्या सीखा हमने कि अगर 2 वेक्टर हैं उनको ड्रॉ करो टेल से टेल ज्वाइन करते हुए, पैरेललोग्राम बनाओ और ये वाला डायगोनल जो है वो a प्लस बी दे देगा। फिर हमने ट्राइंगल ऑपरेशन सीखा, इसमें क्या सीखा कि इसमें ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, एक को ड्रॉ करो, दूसरे को इसकी टेल से ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करो, और यहां से अगर तुम ड्रॉ करोगे और ट्राइंगल बना दोगे तो तुम्हें a प्लस बी मिल जाएगा। चीज सेम ही है, ट्रीटमेंट अलग है। फिर हमने ट्राइंगल को ही जनरलाइज करके पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन सीखा, जो क्या कहता है कि ट्राइंगल की तरह करते जाओ, एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर की टेल ज्वाइन करते हुए करते जाओ। अब पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो रिजल्टेंट है वो इन सभी वेक्टर के एडिशन के बराबर रहेगा। ठीक है, इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूले सीखे कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर आ जाएगी, और एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा है a के साथ वो वैल्यू जो है वो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा आ जाएगी। ये 2 काम के फॉर्मूले सीखे हमने। इसके बाद कुछ रिजल्ट सीखे जो याद रखने हैं कि जब थीटा 0 है तो रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी आएगा, जब थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है वो अंडर रूट a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और जब थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट a माइनस बी आएगा, जो बड़ा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ और रिजल्ट भी सीखे इक्वल वेक्टर्स के लिए, वो भी याद रख सकते हो कि इक्वल वेक्टर्स हैं अगर और उनको ऐड किया जा रहा है, तो अगर थीटा 60 है तो रिजल्टेंट जो है वो √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर अगर 60 है तो, और अगर थीटा 120 है तो रिजल्टेंट उनके ही बराबर आ जाएगा। याद रखने की चीजें। फिर हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। सब्ट्रैक्शन में हमने बोला कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, a में ऐड कर दो माइनस b को, तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और ये जो एंगल a के साथ बनाएगा वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा से। जो फाइनली चीज मैंने बोली कि एडिशन की वैल्यू a प्लस b से लेके a माइनस b तक वेरी कर सकती है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। कब मैक्सिमम आएगा, जब पैरेलल वेक्टर हो। मिनिमम कब आएगा, जब एंटी पैरेलल हो। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन की वैल्यू भी a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में वेरी करेगी, बट a प्लस बी कब आएगी, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, और a माइनस बी आएगी जब वेक्टर एक्चुअली में पैरेलल है। ये सारी चीजें हम याद रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे आज हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। होपफुली तुम्हें एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे सिंपल प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, चलो टाटा।